हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैं एक बार फिर से आप लोग का वेलकम करना चाहूँगा और मैं आपको प्रॉमिस करके वीडियो नहीं बना पाया कुछ रीज़न से, इसके लिए सॉरी। लेकिन आज से हम लोग 11th क्लास और 12th क्लास जितने भी स्टूडेंट हैं झारखंड के जैक बोर्ड के या ऑल इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं जिसमें जियोलॉजी इंक्लूडेड है, तो सभी विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज़ है कि आज से हम लोग 11th क्लास और 12th क्लास एग्ज़ाम आने से पहले पूरे सिलेबस को फिनिश करके ही दम लेंगे। कोशिश तो यही रहेगी, बीच में हो सकता है 1-2 दिन गैप हो जाए ऑफलाइन क्लास में बिजीनेस होने के चलते, लेकिन आज से हम लोग पूरा वीडियो को ये कवर करेंगे। तो आज मैं आपको क्लास 11th का एक पूरा चैप्टर ही फिनिश करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि एक वीडियो में एक चैप्टर अगर फिनिश नहीं किया गया तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बनेगा और फिर आपको भी दिक्कत होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में एक पूरे चैप्टर को ही ख़त्म कर दें हम लोग, इससे आपको भी आसानी होगा, आराम से फिनिश करके आप नोट्स करके उसको आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर है जियोलॉजी क्लास 11th का, और 12th वाले विद्यार्थी आप लोग भी टेंशन ना लें, आप लोग के लिए भी वीडियो आएगा तो एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर ही आ जाएगा, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जैसे हमारा जो कुछ कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाता है कि भाई जियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोगों के नाम बताएं, कुछ जियोलॉजिस्ट के नाम बताएं जो इंडिया के फेमस जियोलॉजिस्ट हैं। तो मैंने ऐसे ही बना दिया कि भाई चलिए कुछ, अगर साइंस पढ़ते हैं तो साइंटिस्ट का नाम आना चाहिए, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्री का नाम, इकोनॉमिस्ट का नाम जानना चाहिए। उसी प्रकार अगर आप जियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो आपको कुछ जियोलॉजिस्ट के नाम पता होना चाहिए। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोफेसर DN वाडिया साहब, ये सेकंड चैप्टर का नहीं है, ऐसा ही बता दे रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। DN वाडिया साहब एक जियोलॉजिस्ट थे इंडिया के फेमस। उसके बाद MS कृष्णन सर भी इंडिया के बहुत ही फेमस जियोलॉजिस्ट थे हैं। और WD वेस्ट, ये भी भारत के जो जियोलॉजिकल वर्क हुए हैं इनमें काफ़ी अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन रहा। उसके बाद BP राधाकृष्णा, ये 4 नाम आप याद रखिएगा तो आपको पूरे एग्जाम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तो बोनस पॉइंट था आपके लिए, लेकिन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना हम लोग को आज और उसको फिनिश भी करना है आज। तो चलिए देखते हैं भाई सेकंड चैप्टर किधर गया। तो सेकंड चैप्टर में सबसे जो पहले हम लोग को पढ़ना है कि भाई सेकंड चैप्टर है क्या और उसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे जरूरी तो ये चीज़ है, ये है आपका सेकेंड चैप्टर। इसका नाम क्या है भाई? हाँ, तो नाम इसका देखते हैं सबसे पहले। इसका जो नाम है आपका, आप देख सकते हैं कि अर्थ सरफेसेस, मैंने अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ना है। हाँ, तो उसके बारे में क्या पढ़ना है? तो उस पर जितने भी प्रोसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। इसको हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी पर होने वाले प्रक्रियाएं। क्या क्या प्रक्रियाएं होती है भाई? पृथ्वी पे तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन जो हमारा मेन, आपको मैं चैप्टर जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपको चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ मुझे इतने चीज़ों के बारे में स्टडी करना है, इस चैप्टर पढ़ने का मेरा पर्पस क्या है और इस चैप्टर के अंत में मुझे क्या मिलेगा। तो मैं बताने का कोशिश किया कि आखिर इस चैप्टर में सेकेंड चैप्टर मान लीजिए जियोलॉजी क्लास 11th का हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए, चैप्टर फिनिश होना तो ये बात की बात है। हाँ, तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए जो सबसे पहला चीज़ है कि भाई हमको पढ़ना है इसमें, इस चैप्टर में वेदरिंग के बारे में। वेदरिंग मतलब अक्षय। अब आप सोच रहे हैं कि ये अक्षय क्या होता है, नाम सुने हैं तो ठीक, अब नहीं सुने हैं तो भी ठीक, क्योंकि हम लोग तो डिटेल करेंगे अभी इसका। तो वेदरिंग क्या है, अक्षय क्या है? अगर एक शब्द में बोला जाए तो जो चट्टान वगैरह टूटते हैं किसी कारण से, उसका रीजन होता है, बताएंगे। चट्टान का टूटना या फिर चट्टान का छोटे छोटे हिस्सों में ये बढ़ जाना, वही वेदरिंग वगैरह कुछ होता है। और भी बहुत चीज़ होती है, लेकिन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि भाई वेदरिंग यानी कि अक्षय क्या है। इसके बाद आगे जो हम लोग को पढ़ना है कि भाई अक्षय होता है, मान लीजिए वेदरिंग होता है तो वेदरिंग कौन कराता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी की भाषा में एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। ये जियोलॉजी में भी काम आएगा आपका, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें भी आपको ये बहुत ही यूजफुल होगा। तो भाई इसको बोलते हैं अक्षय के कारक, कि आखिर अक्षय कराता कौन है। धरती पे मान लीजिए तो अक्षय होता है, बहुत सारी प्रक्रियाओं में एक अक्षय है, तो वो कराता कौन है, इसके बारे में भी डिटेल हम लोग करेंगे। उसके बाद अक्षय के प्रकार भी हम लोग को जानना है, जिसको बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ वेदरिंग। इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए ये आप लोग के लिए एक सुविधा है कि इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों सब्जेक्ट में आपको मैं ये कोशिश करता हूँ कि दे दूँ, ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ये नोट्स करते जाइएगा, ऐसा नहीं कि एक बार देख करके दोबारा नोट्स करेंगे। तो ये चीज़ हो गया भाई अक्षय के प्रकार, वेदरिंग के टाइप्स। और दूसरा है कि भाई वेदरिंग को कौन कौन इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेदरिंग प्रोसेस, जो वेदरिंग को प्रभावित करते हैं। जैसे केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में कैसे बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया का वेग कौन प्रभावित करता है, ये केमिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ।
तो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और भी बहुत सारे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, ये सब चीज़ आप पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री का बात हुआ। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो वेदरिंग पढ़ेंगे तो इस वेदरिंग को भी कोई ना कोई भाई अफेक्ट करता होगा, प्रभावित करता होगा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होंगे। हाँ, तो उन लोग के बारे में भी जानेंगे। और इसके बारे में क्या जानना है भाई, चलिए उसको देख लेते हैं। ये तो था मेरा इतना कि भाई हमको इतना पढ़ना है। उसके बाद देखिए और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, बड़ा ही खूबसूरत एक टॉपिक है, इसके बारे में तो खैर आप लोग जान भी रहे होंगे, सॉइल। सॉइल मतलब मृदा। मृदा कौन नहीं जानता, मिट्टी। अब इसमें क्या पढ़ना है भाई, मृदा का निर्माण, ये कैसे बनता है मृदा। उसके बाद सॉइल प्रोफाइल, इसका हिंदी मैंने खोजने का कोशिश किया लेकिन नहीं मिला, लेकिन आप हिंदी इसको जानिए, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद सॉइल होराइजन के बारे में जानना है। मिट्टी का ही परत होता है, अगर एक शब्दों में दोनों को मैं बोलूं तो मिट्टी के परत होते हैं, जिसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। मिट्टी का परत जो है एक लेयर के रूप में उपस्थित होता है, तो इसको आप ऐसे ना समझें कि मिट्टी के लेयर को ही ये दोनों के नाम से जाना जाता है। दोनों में डिफरेंस भी है, बताएंगे। उसके बाद भाई ठीक है, मृदा क्या है, सॉइल क्या है, सॉइल बनता कैसे है। उसके बाद हमको जानना है कि जो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि मिट्टी के निर्माण को भी प्रभावित करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन। मिट्टी के निर्माण भी ऐसे नहीं होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर का योगदान होता है। हाँ, तो उसके बारे में जानेंगे। और क्या जानेंगे भाई, और अंत में हम लोग जानेंगे सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन माने मृदा संरक्षण। हाँ, हमको मृदा का भाई रक्षा करना चाहिए, मृदा को बचाना चाहिए। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर मिट्टी का कटाव होते रहा तो काफ़ी सारा नुकसान होता है हमको। ये तो 8th 9th में भी पढ़े थे आप। उसके बाद अंत में सबसे जरूरी काम है कि पिछला साल जो पूछा गया क्वेश्चन था भाई, पिछले साल क्या पूछा था और इस साल पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ये सारा चीज़ भी हम लोग को जानना है। तो इतना करने के बाद हमारा एक सेकेंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है कि आएंगे थर्ड में, मतलब बहुत जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका एक वीडियो में एक चैप्टर अगर कवर होगा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा और हम लोग बहुत ही जल्द एक पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो इस तरह से था भाई कि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। हाँ, तो क्या क्या पढ़ना है आपने देख लिया, इसको नोट्स भी आप कर सकते हैं, अगर कहें तो मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ। तो आप देख लीजिए भाई क्या क्या पढ़ना है, सॉइल, मृदा, ये सारा चीज़ है। और इसके बाद क्या है भाई, और जो था पीछे उसको भी देख लीजिए, ये सारा चीज़ है। ये तो खैर जियोलॉजिस्ट का नाम है। हाँ, तो ये देखिए यही सारा चीज़ पढ़ना था आपको, वेदरिंग, अपक्षय वगैरह, इसको कौन कौन अफेक्ट करता है, ये सारा चीज़ पढ़ना था। उसके बाद देखिए चलिए अब हम लोग आते हैं भाई कि अब तो अगला टॉपिक इसका क्या है भाई, वेदरिंग क्या है, इसको जानना पड़ेगा, नहीं जानेंगे तो फिर कैसे काम होगा। तो देखिए बात ऐसा है कि अभी तो मैंने आपको एक परिचय दे दिया, तो परिचय दिया कि भाई क्या क्या पढ़ना है, तो अब पढ़ना स्टार्ट भी करेंगे हम लोग धीरे धीरे। जानना चाहिए भाई, कोई भी नया टॉपिक मिले तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, समझना है उसको। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट में हो, अगर समस्या हो तो एक बार आप बताइएगा। इसके ब्राइटनेस और तो इस तरह से हम लोग अब आगे देखेंगे भाई कि क्या है वेदरिंग, क्या होता है। मान लीजिए नया टर्म है तो भी टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, और जान रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई वेदरिंग होता क्या है, अपक्षय होता क्या है। तो देखिए अगर आसान शब्दों में बोला जाए कि पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले जितने भी चट्टान हैं, तो चट्टान तो आप जानते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे खनिज हैं, उसका स्वस्थाने को इंग्लिश में बोलते हैं इन सीटू। ये नया शब्द है, इसको आप जानिएगा। इन सीटू मतलब स्वस्थाने माने उसी स्थान पर किसी उसका रासायनिक विघटन हो जाना। विघटन माने टूटना होता है। तो किसी कारणवश मतलब उसका फिजिकल या केमिकल विघटन हो जाना, रासायनिक विघटन होना माने टूट जाना चट्टान का, वही अपक्षय कहलाता है। अब आप ये सोचिए कि यार स्वस्थाने माने क्या होता है, अपने ही स्थान पर यहाँ चट्टान है तो यहीं पे इसको कुछ होगा और ये टूटेगा, तो कैसे टूटेगा, अब कौन तोड़ेगा इसको, ये भी जानेंगे हम लोग। तो इंग्लिश में भी बोले तो ये नेचुरल प्रोसेस है भाई। अपक्षय क्या है, वेदरिंग क्या है, तो ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ इन सीटू मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, ये तो खैर आप जान रहे हैं, एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, माने जितने भी रॉक्स और मिनरल्स हैं उसका केमिकली टूट जाना, डिकम्पोज हो जाना और छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं अपक्षय, वेदरिंग बोला जाता है। ये डिफिनेशन आप जरूर लिखिएगा, नोट्स उठा करके ही बैठिएगा। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो नोट्स लेकर के बैठे, नोट्स कॉपी और एक पेन लेकर के बैठे, सारा चीज़ नोट करते चलिए। था डिफिनेशन, अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो जितने भी चट्टान और खनिज हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स हैं, उसका टूट जाना, उसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही कहलाता है अपक्षय। तो ये तो आपने जाना कि भाई ठीक है अपक्षय क्या होता है। इसके बाद क्या जानेंगे भाई, इसके बाद हम लोग जानेंगे
कि अपक्षय कराने वाले जो कारक है, अपक्षय कराने वाले कारक माने एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, ये काम कौन करता है भाई? चट्टान तो ऐसे टूटेगा नहीं, हवा लगा और ऐसे ही टूट गया। तो देखिए ये अपक्षय कराने वाले बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे कारक होते हैं, जिसको मैंने बहुत ही कम शब्दों में, पहला देखिए वायुमंडल। अब ये वायुमंडल क्या है भाई? तो वायुमंडल में बहुत तरह के, ये क्या बोले उसको, रासायनिक पदार्थ, गैस तत्व, ये सब पाए जाते हैं। इसके प्रभाव से जो चट्टान है वो रिएक्शन करके कमजोर होकर के टूट जाता है। ये वायुमंडल का ये हो गया, जिसको इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलते हैं। दूसरा जल, तो जल तो यार चट्टान को कई तरीके से तोड़ सकता है, अपने फ्लो के कारण या रिएक्शन करके भी उसको कमजोर करते करते तोड़ सकता है, या और भी कई तरह के ये हो सकते हैं। उसके बाद जीव जंतु, अब आप बोलिए यार जीव जंतु चट्टान कैसे तोड़ देंगे? होते हैं कुछ कुछ बैक्टीरिया, कुछ कुछ क्या छोटे छोटे जीव, जो कि धीरे धीरे चट्टान को वीक कर देते हैं, और वीक करके अंततः उसको डिकम्पोज कर देते हैं, माने तोड़, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, तोड़ देते हैं चट्टान को। ये 3 फैक्टर आप जानिए, एग्जाम में लिखने के लिए बहुत काफी है। ये अपक्षय कराने में इनका बहुत हद तक योगदान होता है। वेदरिंग कौन कराता है? क्या इसको बोलेंगे एजेंट्स ऑफ वेदरिंग कौन है? वेदरिंग कौन कराता है? चट्टान को कौन तोड़वाता है? ये 3 लोग तोड़वाते हैं, एटमॉस्फेयर, वाटर, और जो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो। तो इस तरह से हमने बताया कि अपक्षय क्या है, वेदरिंग क्या है, इसके बाद कौन कराता है वेदरिंग, तो ये 3 लोग कराते हैं, ये 3 चीजें वेदरिंग कराती हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, इसको जान लेने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि भाई ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब जानेंगे भाई उसका प्रकार भी तो जान लेना चाहिए हमको, कि वेदरिंग के प्रकार कितने होते हैं, अपक्षय के कितने प्रकार होते हैं, देख लेते हैं है कि नहीं हमारे पास। तो देखिए इसमें अपक्षय के जो प्रकार होते हैं उसमें हम आपको बताएंगे भाई कि अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं। तो अब देखिए इसमें तो डायरेक्ट लिखा हुआ है मैकेनिकल वेदरिंग, लेकिन अब अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा कि अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं, बोले तो टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपक्षय के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो अपक्षय यानी कि वेदरिंग होता है उसका मुख्यतः 2 प्रकार होता है। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि अपक्षय टाइप्स ऑफ वेदरिंग में अगर आप आइएगा, पहला को बोलते हैं मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग, और दूसरा को बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग हिंदी आप जान रहे हो, रासायनिक अपक्षय, इसका होता है यांत्रिक या भौतिक अपक्षय। चलिए दोनों का डिटेल करते हैं, इसको आप नोट्स कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ वेदरिंग में 2 आता है। तो भाई अब चलिए इसका डिटेल किया जाए कि अब क्या क्या इसमें डिटेल है। तो टाइप्स ऑफ वेदरिंग में सबसे पहला मैकेनिकल और फिजिकल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिकल वेदरिंग क्या है। फिजिकल यानी कि मैकेनिकल भी इसको बोला जाता है, तो आप इसको कंफ्यूज ना करें, दोनों का नाम सेम एक ही नाम है, फिजिकल बोले या मैकेनिकल बोले। तो देखिए अब समस्या है कि भाई होता क्या है मैकेनिकल वेदरिंग। इधर चला गया, यहाँ पे देखिए मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिजिकल मतलब आप तो जानते हैं चेंज 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज माने उसका केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज ना हो, इंटरनल चेंज उसके अंदर ना हो, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज ना हो, तो उसको फिजिकल बोलते हैं। जैसे बर्फ का पानी बनना, अरे भाई H2O ही है वो, लेकिन उसका केवल स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया है, बर्फ पानी, इस तरह से आप करते हैं। देखिए आगे हम लोग चलेंगे, इसमें इसका डिफिनेशन होता है इसका यांत्रिक अपक्षय का, या इसको फिजिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग दोनों वही चीज है कि चट्टान और खनिज जो भी होते हैं इनकी रासायनिक बनावट में कोई चेंज नहीं होना, रासायनिक बनावट में कोई चेंज नहीं होना और उसको टूट जाना। चट्टान तो 2 तरीके से टूट सकता है। पहला है कि चट्टान अपना आंतरिक रूप जो है, इंटरनल रूप चेंज कर दे और फिर टूट जाए, या फिर इंटरनल रूप को चेंज किए बिना जब टूटे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग जैसे जैसे कभी कभी क्या होता है कि कई तरह के चट्टान होते हैं वो दूसरे चट्टानों में रूपांतरित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। आपको मैं रॉक्स में पढ़ाऊंगा, ये चट्टान एक चैप्टर है वहाँ पे बताऊंगा, जिसको आप मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन जब याद रखिएगा कि रासायनिक बनावट में बिना चेंज हुए अगर खनिज और चट्टान छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाए तो उसी का नाम है फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग। तो इंग्लिश में भी डिफिनेशन आपके सामने है, वही सेम चीज मैंने लिखवाया जो कि उसमें था। इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है आपको, वही चीज को मैंने इंग्लिश में भी लिखा और हिंदी में भी लिखा है। कुछ विद्यार्थियों के कंप्लेन के चलते कि सर आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो केवल हिंदी में, तो दोनों यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, आप लोग दोनों नोट्स भी कीजिएगा सारे के सारे लोग। तो ये था आपका डिफिनेशन कि भाई मैकेनिकल वेदरिंग क्या है।
तो देखिए इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, बस एक लाइन में अगर हम बोले तो बस ये जानना है कि जो हमारे पृथ्वी पे जितने भी चट्टान टूटते हैं उसी से तो सारे चीज़ बनते हैं, मिट्टी बनते हैं, बालू या जो भी सैंड वगैरह, तो चट्टान ही है, मिनरल्स ही है, उसका जो मेन पेरेंट्स उसको बोलिए कि वो मिनरल्स या रॉक्स ही होता है, उसी से सब कुछ बनता है। हाँ, तो उसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि जैसे कोई चट्टान टूटा तो क्यों टूटा, बस ये दो चीज़ पढ़ना आपको, कौन तोड़ा उसको, कैसे टूटा। हाँ, तो देखिएगा मैकेनिकल वेदरिंग का डिफिनेशन तो मैंने बता दिया कि रासायनिक बनावट में बिना चेंज हुए अगर चट्टान टूट जाए तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। लेकिन अब जानेंगे भाई इसका फैक्टर कौन कौन सा होता है। फैक्टर का मतलब कि भाई कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं, हाँ सॉरी, इसका जानेंगे फैक्टर जो कि ये कराते हैं। तो देखिए समस्या है कि क्या क्या फैक्टर इसका यहाँ पे सीधा सीधे आपको दिख रहा होगा। भौतिक अपक्षय के कारक कौन कौन होते हैं, कौन कराता है भौतिक अपक्षय। देखिए सबसे पहला चीज जो है फ्रोस्ट वेजिंग जो है कि इसका कारक है। फ्रोस्ट वेजिंग आप जान नहीं रहे होंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं तुषार वेजिंग। ये बर्फीले क्षेत्रों में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, डिटेल जानेंगे। दूसरा है तापीय प्रभाव, तापमान भी इसको देखिए इफेक्ट करता है, याद रखिए। थर्मल इफेक्ट मतलब तापमान के प्रभाव से भी चट्टान के ऊपर माने अपक्षय होने का चांस रहता है, वेदरिंग का चांस। दूसरा है एक्सफोलिएशन, ये बड़ा टफ हिंदी होता है इसका, तो आप याद रखिएगा, बड़ी मुश्किल से मैंने इसका हिंदी खोजा है और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। और अगला जो है मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग का जो फैक्टर है, यानी कि जो भौतिक अपक्षय कराने वाला कारक है, वो है पौधे और जंतु, जैसा कि अभी तुरंत मैंने आपको बताया था। तो एक एक करके सबका डिटेल्स जान लेते हैं, उसके बाद तो फिर चैप्टर मेरा काफ़ी हद तक फिनिश हो जाएगा, 70-75% के आसपास। तो सबसे पहला फ्रोस्ट वेजिंग क्या होता है, इसको जानेंगे भाई। इधर गया फ्रोस्ट वेजिंग हमारा पहला था, उसको निकाल देंगे। फ्रोस्ट वेजिंग क्या समझेंगे, इसको आसानी से लैंग्वेज में लिख भी दिया होता है कि आप नोट्स करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जाम है भाई, तो आपका तो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन हो सकता है कि कभी सब्जेक्टिव एग्जाम देना हो, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट तो जमा करके रखना होगा लिखने के लिए। तो अब देखिएगा क्या होता है फ्रोस्ट वेजिंग। तो देखिए पता आपको तो पता ही है, फ्रीजिंग मैंने क्या होता है, जम जाना। थाविंग मैंने क्या होता है, पिघल जाना। हाँ, तो कैसे होता है, तो बर्फ आप तो जान रहे होंगे कि बर्फ में क्या खासियत है कि तापमान कम होगा, पानी जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा, या बर्फ तो बर्फ ही रहेगा। लेकिन जब तापमान बढ़ेगा, हाँ, तो उससे क्या होगा, हाँ, तो वो पिघल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तापमान में चेंज होने से बर्फ का जमना और पिघलना, ये तो तुषार वेजिंग कहलाता है। हाँ, तो ये वेदरिंग किस प्रकार कराता है, ये तो ठीक है यहाँ तक कि तुषार वेजिंग क्या है, फ्रोस्ट वेजिंग क्या है भाई। तो तापमान में परिवर्तन होने के कारण बर्फ का जमना और पिघलना, मतलब फ्रीज होना और थॉविंग होना, मेल्ट होना, इसी को हम लोग बोलते हैं तुषार वेजिंग, या इसको बोलिए फ्रोस्ट वेजिंग। इसका वेदरिंग में क्या योगदान है, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे आप एक चट्टान ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक चट्टान है और इस चट्टान के बीच बर्फ है भाई, और बर्फ क्या है कि तापमान बढ़ जा रहा है तो पिघल के लिक्विड बन जा रहा है, और उसके बाद जब टेम्परेचर लो हो रहा है तो ये फिर से जम के बर्फ होकर के ये चारों इसके बीच में रॉक के ऊपर, इस चट्टान के ऊपर दोनों साइड से प्रेशर लगाएगा। प्रेशर लगा के फिर धीरे धीरे ऐसे ही बहुत दिन तक होता रहा तो फिर इसको ये तोड़ देगा। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रोस्ट वेजिंग ये भी वेदरिंग में काफ़ी हद तक योगदान देता है। तो ये फ्रोस्ट वेजिंग को आप नोट्स कीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया क्या ये इसमें होता है। तो फ्रोस्ट वेजिंग ये पहला फैक्टर है जो कि फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग कराता है। हाँ, तो अगला क्या है भाई, तो दूसरा हमारा लग रहा है कि शायद टेम्परेचर था। तो चलिए टेम्परेचर के पास चलते हैं भाई। टेम्परेचर से भी चट्टान टूटता है क्या, हाँ, तो जवाब है कि यस। कैसे भाई, तो देखते हैं। तो देखिए तापमान में चेंज होने से क्या होता है कि रॉक्स, अगर थोड़ा मोड़ा आपने पढ़ा होगा तो जो टेम्परेचर होता है, हीटिंग होने से क्या होता है, तो हीटिंग होने से कोई भी सब्सटेंस जो है फैल जाता है। कोई भी चीज़ को हीट करते हैं तो फैल जाता है, हाँ, तो रॉक्स भी फैलता है। और जब वो ठंडा होता है, कूलिंग होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा हो जाना। हाँ, तो ठीक है, चट्टान ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है और गर्म होने पर फैल जाता है। तो इससे क्या होता है, हाँ, तो इसमें भी ये इस तरह हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, अब क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो ये फैल गया, एक्सपेंड हो गया, और जब टेम्परेचर कम हुआ तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हाँ, तो ये बार बार ऐसा होने से क्या होगा, तो रॉक कमजोर हो जाएगा, बड़ा होगा फिर छोटा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, तो फिर इससे क्या होगा, ये टूटेगा। यानी यही तो वेदरिंग है जो कि हमारा चैप्टर है। तो हम कह सकते हैं कि जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो भी अपक्षय में सहायक है, चट्टान को तोड़ने में, डिसइंटीग्रेट करने में ये भी सहायक है। तो इस
फैक्टर को भी आप लिखिए, सेकेंड फैक्टर तापीय प्रभाव को भी आप लिखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यार ये तो। हाँ, तो इसको समझना भी है कि कोई भी पदार्थ जो चट्टान या खनिज ठंडा होने पर क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो ये फैल जाता है। तो सिकुड़ने और फैलने के ये बार बार जब ये प्रोसेस होगा तो रॉक अपने आप कमजोर हो जाएगा। हाँ, तो इससे क्या होगा, वो टूटेगा और वेदरिंग होगा, यानी कि वेदरिंग कराया, ये तो एक फैक्टर था ही वेदरिंग कराने वाला। तो इस तरह से अगला फैक्टर भाई देखते हैं, अगला फैक्टर हमारा क्या था, उसको भी देखना जरूरी है। हाँ, एक्सफोलिएशन था। एक्सफोलिएशन किधर गया भाई, एक्सफोलिएशन को देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है एक्सफोलिएशन और इसको समझते हैं। देखिए एक्सफोलिएशन ये तो नया शब्द है आपके लिए, इसका हिंदी होता है अपसल्कन। देखिए बात क्या होता है कि कभी कभी चट्टान की ऊपरी सतह किसी कारणवश, जैसे पानी ही बह के उसके ऊपर से जा रहा है, तो धीरे धीरे वो क्या करता है, उसके एक ऊपरी लेयर को हटा देता है, चट्टान की ऊपरी परत का अलग हो जाना, इसी को बोलते हैं अपसल्कन। हाँ, तो क्या होगा इससे भाई, क्या फायदा है, देखिए क्या फायदा है भाई। इससे फायदा क्या है कि जिस तरह से ये कोई रॉक है, तो समय के साथ क्या होगा कि इसका एक लेयर हटा इसी रीजन से, फिर एक लेयर हटा, इस तरह से धीरे धीरे रॉक कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होकर के फिर तो लास्ट में इसको टूटना है, डिसइंटीग्रेट होना है। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि जो अपसल्कन है, एक्सफोलिएशन है, ये भी वेदरिंग में हेल्प कर रहा है, ये भी एक फैक्टर है इसको ये कंट्रोल करने वाला। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो होने दो, इसको अब आप आगे पढ़िए और इसको नोट्स भी कर सकते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द रॉक एक्सपोज्ड रॉक। जो रॉक है, मिनरल्स है, उसका ऊपरी सतह जो है, आउटर सरफेस जो है, उसका हट जाना ही क्या कहलाता है, एक्सफोलिएशन या अपसल्कन कहलाता है। तो ये भी वेदरिंग में सहायक है, तो अच्छी बात है भाई है। तो अब देखते हैं अगला फैक्टर, नोट्स करते चलिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला फैक्टर देखते हैं भाई क्या है, पौधे और जंतु। अभी मैंने आपको बताया था कि क्या पौधे और जंतु भी चट्टान को तोड़ सकते हैं, इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कौन है भाई, तो देखिए बायोलॉजी वाले तो खैर आप लोग हैं तो जान ही रहे होंगे इसको, हम लोग तो उतना नहीं जान सकते हैं क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के हम लोग ये आदमी है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन फिर भी इतना तो जानना चाहिए कि ये जो छोटे जीव हैं, लीचेंस और मोसेस, ये क्या करते हैं, ये चट्टान और खनिज को धीरे धीरे खोखला यानी कि वीक कर देते हैं। हाँ, तो वीक कर देते हैं तो क्या होगा, तो धीरे धीरे अपने आप ये टूटेगा, और टूटेगा तो क्या होगा, वेदरिंग होगा, अपक्षय होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो चारों फैक्टर आपने देखा, यही वो चारों फैक्टर हैं जो कि फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत भी दो वो जो होता है, उसमें फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग यानी कि यांत्रिक या भौतिक अपक्षय कराने में सहायक होते हैं। ये चारों का चारों फैक्टर है। तो इस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि वेदरिंग क्या है, अपक्षय क्या है, अपक्षय के प्रकार बताया, और उसमें भी मैंने आपका पहला प्रकार फिनिश कर दिया। अब आता है हमारा नंबर दूसरा जो वेदरिंग का टाइप था, केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय। तो इस बार हम लोग उसको क्या है कि रासायनिक अपक्षय में तो टोटल केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होगा, एक रॉक है वो अब दूसरा रॉक बन गया, उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया, तो उसको और बारीकी से समझने का जरूरत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये केमिकल वेदरिंग, कि भाई केमिकल वेदरिंग क्या होता है, रासायनिक अपक्षय क्या होता है, और उसको भी समझने का कोशिश करते हैं।